अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, बात यह है कि हम जब भी लाइव प्रोग्राम के लिए बैठते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि करंट सिचुएशन पे हम आपसे कुछ गुफ्तगू करें। और करंट सिचुएशन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की अपनी जो इकनॉमिक सूरत हाल है वो सूरत हाल बहुत बेहतर है। वो बहुत बेहतर इसलिए कि आशारिया बहुत अच्छे जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो मुसलसल जो इजाफे की तरफ जा रही है। गो के आज जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो आज स्टॉक मार्केट तकरीबन 1100 पॉइंट नीचे गई है। तो वैसे तो पूरे हफ्ते जो है स्टॉक मार्केट ऊपर गई। गोल्ड के रेट जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज भी तकरीबन 3400 रुपये फ़ी तोला इजाफा हुआ और 4 लाख से 75,000 से भी ऊपर जो है फ़ी तोला सोना पहुंच गया। बात यह है कि क्या स्टॉक मार्केट या ये दीगर जो भी MOU साइन होते हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं पाकिस्तान के अंदर, सरमायाकार होते हैं, MOU साइन करके चले जाते हैं, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आता कि वो एप्लीकेबल होता भी कि नहीं होता MOU के हवाले से। रही बात स्टॉक मार्केट कहते हैं कि मईशत में का एक आईना होता है। मईशत का एक आईना होता है कि उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जा रही होती है। जो सरमायाकार होते हैं मुल्की गैर मुल्की, वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, शेयर्स के ख़रीद फरोख्त जारी होती है। लेकिन हमें यह देखा कि PIA की फ़रोख्त के बाद जो कि 135 अरब रुपीज़ में जो है वो फ़रोख्त हुआ, उसके बाद से थोड़ा सा जो है मुल्की जो हमारे सरमायाकार है उनके अंदर एक एतमाद आया है। और ये अच्छी बात है कि जब हम बैरूनी सरमायाकार से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब आपके अपने मकामी सरमायाकार जब वो नहीं कर रहे तो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब मुल्की सरमायाकारों ने जो है बिल्कुल इन हो गए हैं। और मेरा ख्याल है कि जहाँ तक इत्तला है मेरी कि जो भी और भी जितने भी खसारे पे चलने वाले इदारे हैं उन पे भी एक कंसोर्शियम के ज़रिए उसको फ़रोख्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि स्पेक्ट्रम 5 जो है वो मार्च में उसकी जो है वो फ़रोख्त जो है वो मुतवक्के है। स्पेक्ट्रम 5 का अगर आता है तो यकीनी बात पर हमारे पास जो है 5G आ जाएगा और 5G से यकीनी तौर पर इंटरनेट की जो एक सूरत हाल है उसमें भी एक सरमायाकारी होगी, IA में सरमायाकारी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। बात यह है कि हम क्या मईशत को लेकर साथ साथ सियासत को भी देखते हैं। सियासत में ये है कि सियासी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का जो अंसर है वो अंसर काफ़ी सख्त है, जिसकी वजह से बैरून ममालिक के जो सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान आने से घबराते हैं। और ख़ासतौर पर हमारा CPEC गवादर है वो इसी वजह से सुस्त है कि वहाँ पर दहशतगर्दी का अंसर जो है वो ज़्यादा है। लेकिन ये खुशखबरी ये भी है कि गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर जो है क्वेटा पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कुछ मनसूबों को संग बुनियाद रखा। इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत जो हमारे पास अमन जो है वो हमारी बहादुर अफवाज, वो जवान जो शहीद हो रहे हैं, जो शहादत दे के अपना खून दे के पाकिस्तान की इज्जत को बचा रहे हैं, पाकिस्तान के नामूस को बचा रहे हैं, हम समझते हैं कि हम उन्हें खराज तहसीन भी पेश करते रहते हैं और उन्हें सलाम भी करते हैं। रही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये सूरत हाल है कि टेक्सटाइल सेक्टर हमारा सबसे मेन सेक्टर होता है एक्सपोर्ट में। इसके अलावा दूसरे भी है, सर्जिकल हैं, स्पोर्ट्स हैं, मेडिसिन हैं और दीगर भी चीज़ें हैं। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर ने $19 बिलियन जो है वो लास्ट टेन्योर में जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया था, लेकिन अभी जो है उनके जो एक्सपोर्ट में थोड़ी सी कमी आई है और मेरे ख्याल है कि 16 से 17 अरब तक ये पहुँच चुका है। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ क्यों नहीं रही है? हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर $21 अरब अब तो हुए हैं, लेकिन एक तवील अरसे तक $20 अरब तक ही मुंजमद रहे। $1 अरब इजाफा वो हुआ जब IMF ने आपको $1 अरब $23 करोड़ $20 करोड़ जो है आपको किस्तें दी। अब बात यह है कि क्यों हम इतना ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद हमारी मईशत जो है वो ग्रो क्यों नहीं कर रही है? हमारी GDP ग्रोथ जो है वो 2% 2.5% से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? यही से बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक मखसूस वक्त में जो है हम तमाम चीज़ों को अता कर सकें। जिन मेहमानों ने आज मेरे प्रोग्राम को इस स्टूडियो में को जीनत बख्शा है, मेरे प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने, उनसे मैं पहले आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो जनाब आज मेरे पहले मेहमान है जनाब जुनैद रहमान साहब। जुनैद रहमान साहब जो है ये TMA टावल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं और इनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू जुनैद साहब। और मेरे दूसरे मेहमान है जनाब जिब्रान सरफराज साहब। जिब्रान सरफराज साहब पहले भी मेरे प्रोग्राम देख चुके रहे होंगे। ये इक्विटी एक्सपर्ट हैं और मेरा ख्याल है कि स्टॉक की जो सूरत हाल है वो इनसे बेहतर मेरे ख्याल में बहुत कम ही लोग बता सकते हैं। तो इसलिए आज हमने इनको दोबारा दावत दी है। जिब्रान सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। और आज एक नए मेहमान हमारे पास प्रोग्राम में आए हैं, शहजाद डेडी साहब। शहजाद डेडी साहब को मैं इस वक्त ले रहा हूँ इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट के तौर पे, मुआशी तज़कियाकार के तौर पे, और ये खुद ही बताएंगे कि किन सेक्टर में जो है क्या सूरत हाल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं ये। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो माशाल्लाह उसको काफ़ी दस्तरस भी होती है, तो हम इनसे भी पूछेंगे। खैर, हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और जुनैद साहब से पूछते हैं, जुनैद साहब एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही?
आपका तो टेक्सटाइल्स है ना, तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही? बिस्मिल्लाह, बिल्कुल। देखें, किसी भी चीज़ के अंदर कोई आपने बेहतरी लानी हो तो उसके लिए कोई ना कोई उसके अनासर होते हैं जिन पे आपको वर्क करना होता है। मगर हम देखें अपने आपका सवाल बड़ा सिंपल सवाल है, जवाब भी सिंपल होना चाहिए कि हमें वो मेजर्स लेने पड़ेंगे जो इसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, अब थोड़ी तफसील से बात कर लेते हैं इस पर। जवाब तो मैंने दे दिया आपको, किस मेजर्स वो लेने पड़ेंगे जो उसके लिए ज़रूरी हैं। अब वो क्या मेजर्स हैं? अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द हमारे जो रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं, वियतनाम है, इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, तो इन लोगों ने किस तरह, हाउ हैव दे कम टू दिस पॉइंट कि जिनकी जर्नी की स्पोर्ट अपनी बढ़ाई है अपनी। अगर हम उन्हीं चीज़ों को पिकअप कर लें, जो इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को पिकअप कर लें, तो हमारे लिए समझना बड़ा आसान होगा कि ये स्टेटस को क्यों है हमारे पास। आज आप देखें पिछले कई साल से हमारी टेक्सटाइल, हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट का फिगर 32-30 अरब डॉलर के दरमियान गर्दिश कर रहा है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का फिगर तकरीबन 17-18 अरब डॉलर के दरमियान गर्दिश कर रहा है। तो देर इज ना, जी बिल्कुल, एक 21 तक जाके फिर आप वापस 17 पे आ गया। मतलब आप कह रहे हैं एक जोन में, एक खास जोन के अंदर जब वो गर्दिश कर रहा है कि वो करीब करीब, ये ऐसा क्यों है? ये स्टेटस को जो है ये अल्टीमेटली इट इज गॉट टू डू द नंबर वन, आप इसका कह लें कि जो रीजन है वो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके मेन अनासिर हैं हाई एनर्जी कॉस्ट, डबल टैक्सेशन, हाई टैक्सेशन एंड द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। अच्छा, द अदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज आल्सो प्लेस अ रोल इन दैट, बट ये 3 ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारी, आप कह लें कि इस ग्रोथ के ना एक आपके लिए उसके हर्डल बने हैं, एक वॉल है इसके सामने, ये वॉल हमें गिरानी पड़ेगी। ठीक है, ये एक ऐसी वॉल है जो कि हमारे कंपटीटर्स गिरा चुके हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इसको किस तरह से उन्होंने हैंडल किया। अभी यूएस ने टैरिफ लगाया, पिछले दिनों में हमने देखा बहुत बड़ा इशू रहा और बड़ी एक हलचल रही पूरी, आप कह लें दुनिया में। हर एक मुल्क चाह रहा था कि वो अपने आप को रीनेगोशिएट कर ले और अपनी एक्सपोर्ट्स को बहाल कर ले। तो उसमें जब ये चाइना ने अल्टीमेटली जब उन पे ये टैरिफ लगा, तो उन्होंने अपने फ्लड गेट्स खोल दिए अपनी इंडस्ट्री के लिए और उनको ऐसे पैकेजेस दिए जिससे उनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो हर्ट ना हो। अच्छा, इंडिया ने कोई मोर देन $5 बिलियन का एक्सपोर्ट पैकेज दे दिया अपनी इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। $5 बिलियन का पैकेज दिया इंसेंटिव का फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जस्ट टू सस्टेन दिस टाइम, कि किस तरह से वो अपनी मार्केट ना लूज कर जाएं। उस तरह वियतनाम ने भी इनिशिएटिव्स दिए, इंसेंटिव दिए अपनी इंडस्ट्री के लिए, लैंड के और दूसरी चीज़ों के लिए। टैक्सेस में उन्होंने अपनी कमी कर दी। कहने का मतलब ये कि हर मुल्क ने ये इस बहरान को अपने अपने तरीके से हैंडल किया और इस बात को फोकस रखा कि किसी भी तरह से उनकी मार्केट लूज ना हो। बात ये होती है कि आपका जो कंपटीटर है, मिसाल के तौर पे इंडिया 50% टैरिफ उस पर लगा, आपको 19% लगा, इसके बावजूद आप लोग कंपीट नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ डूइंग अपनी जगह, लेकिन बात ये होती है कि कुछ तो ऑर्डर बनना चाहिए था ना। देखिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है आसान जमाना है पैदावारी लागत। मैं समझ गया आपकी बात, पैदावारी लागत है। मैं आपकी इसी बात पे आ रहा हूं। मैं आप नेक्स्ट बात आपने मेरे मुंह से ले ली बात, मैं ये कहने वाला था कि आप सोचें कि आफ्टर 50% टैरिफ उनके ऊपर है, हमारे ऊपर, उसके बावजूद भी हम कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी हैव बिकम द मोस्ट कंपेटिटिव एक्सपोर्टर्स ऑफ द रीजन। ओके, ठीक है। अब अगर आप, बड़ा आसान सवाल है, एक आपकी शॉप है, एक मेरी शॉप है। अगर आपकी वही आप चीज सेल कर रहे हैं, मैं सेल कर रहा हूँ, आपका भी प्रोडक्ट सेम है, आपका भी बायर सेम है, एवरीथिंग इज सेम। अगर आपकी कॉस्ट जो है वो मुझसे कम होगी तो अल्टीमेटली बायर आपसे लेगा। लेकिन क्वालिटी का भी फर्क है, क्वालिटी भी करता है, और कहते हैं कि जनाब इंडिया की जो टेक्सटाइल की क्वालिटी है वो हमसे बेहतर है। देखें, पाकिस्तान की जो आप कह लें जो टेक्सटाइल की जो फील्ड है, जिसके अंदर होम टेक्सटाइल भी है, गारमेंट इंडस्ट्री भी है, निटिंग इंडस्ट्री भी है, तो ये अल्टीमेटली इसके अंदर भी एक बड़ी डेप्थ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा जिसकी वजह हम वैल्यूएडेड नहीं कर रहे हैं, वैल्यू एडेड की बात होती है। हम टेक्सटाइल में रॉ बेच देते हैं, कॉटन उठा के बेच दिया हमने। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपका ना, मैं आपके यहाँ इसलिए हम वैल्यू एडेड नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा आपको मैं इंटरप्ट करता हूँ। पाकिस्तान की कॉटन की एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है जी। ये आपको आप ऑन रिकॉर्ड आप इसको आप प्लीज रिव्यू कर लीजिएगा। नाउ हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसमें जो मेजर पोर्शन है दैट इज ऑफ वैल्यू एडिशन, that is of home textiles. Value addition कहाँ है आपके यहाँ? That is of home textiles, means products which are beyond fabric, which are value added. Value added के अंदर क्या आ गया? आपके टावल्स, आपके बेडशीट्स, आपके बाथरोब्स, आपके किचन गारमेंट्स, आपकी डेनिम प्रोडक्ट्स, आपकी बेडवेयर प्रोडक्ट्स, आपके, तो ये तमाम वैल्यू एडेड है। तो इस वक्त अगर आप देखें 16, 17 या 18 भी कह लें आप,
बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल में, मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन मैं बताता हूँ चीजों को, इस वक्त टेक्सटाइल में ये हाल है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग में जाएं तो वो पैंटें जो होती हैं, वो जो गारमेंट होती है, वो अमेरिका से एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, पुरानी पैंटें उसको नया करके यहाँ से री एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा तरक्की इसी काम में। देखिए वो एक जो है ना, आप जिसकी बात कर रहे हैं, पुरानी चीज को री एक्सपोर्ट कर देते हैं। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो एक अलग अलग है। मैं बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आपके क्या कहते हैं, आपके वैल्यूएडेड सेक्टर, ये सब में मिले हुए हैं ना, 19-20 का फर्क है ना। देखें मैं फिर आपको अर्ज करूंगा, जो आप बात कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूँ उस सेक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग करता है और प्रोडक्ट बना के और फिर एक्सपोर्ट करता है, उस सेक्टर, री एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा आपसे मैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि बड़ा सिंपल इसका जो है वो असेसमेंट है कि अगर हमारी बिजली, हमारी गैस, हमारी टैक्सेशन, हमारी अदर कॉस्ट ऑफ लिविंग, हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट, हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, अगर सब ये ज्यादा होगी तो मुझे बताइए कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि जो आप लगाएंगे या किस वजह से आप कन्विंस करेंगे। मैं यहाँ पे बात आपकी खत्म करूंगा। सिंपल सी बात ये है कि एक दुकान में जाते हैं, एक बॉल पेन है, इस बॉल पेन की कीमत एक दुकान के अंदर 100 रुपए की है, दूसरी दुकान में 110 रुपए की है, लेकिन क्वालिटी अगर अच्छी 110 की तो लोग 110 की खरीदते हैं। वो एक अलग डिबेट है। हमारे यहाँ क्वालिटी का प्रॉब्लम है। देखिए वो एक अलग डिबेट है, बट एप्पल टू एप्पल अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है हम लोग डेफिनेटली एक इस वक्त डेफिसिट में है ऑफ कॉस्ट। जिब्रान साहब, टेक्सटाइल ये करते हैं एक्सपोर्ट, स्टॉक मार्केट में आप बैठे हुए हैं, किन सेक्टरों में सबसे ज्यादा सरमायाकारी हो रही? देखिए ये साल बल्कि पिछले साल की बात करें 2025 से लें तो बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आउट क्लास परफॉर्म किया, आपने देखा। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर सेक्टर, ऑयल एंड गैस ने अच्छा परफॉर्म किया, और फार्मास्यूटिकल है। टेक्सटाइल की वो एक्टिविटी नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल सही कह रहे हैं कि हैं, तो है ना, ये मैं कह रहा हूं ना, मेन जो है आपका सही कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है बिजनेस जो है वो आपका एनर्जी कॉस्ट है, फिर वही इंटरेस्ट रेट इस दफा बेहतर तो हुआ है, और लेकिन इसके साथ साथ आपने दूसरी चीज़ें, आपके जो मल्टीपल ऑफ टैक्सेस हैं, और फिर ये आए दिन शॉर्टेज हो जाती है गैस की, ब्ला ब्ला ब्ला, तो सारे मसाइल तो हैं। गैस तो 6 महीने के उन्होंने कंपनी मुंजमद कर दिया, 6 महीने की कॉस्ट उन्होंने फ्रीज कर दिया। जी, तो बिल्कुल ये तो फिर कैसे डेवलप होगा? हम कॉम्पीट ही नहीं कर सकते दूसरे, अगर हम अपने आप को कंपेयर करें दूसरे मतलब दूसरे कंट्री से कंपेयर करें तो हम कम्पीट नहीं कर सकते। तो कम्पीट नहीं कर सकता, ठीक है, आपकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन हमारे एक जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सबसे मेन चीज़ जो है वो टेक्सटाइल है। पता नहीं हम ना इंजीनियरिंग की तरफ तरक्की कर सके, ना मेडिसिन में इतनी तरक्की कर सके। स्पोर्ट्स भी हमारा एक यूनिक है, लेकिन फिर भी उसमें भी बहुत ज़्यादा हम जब नहीं लगा रहे। तो एज ए स्टॉक एक्सपर्ट होने के नाते तो मेरे कहने का मकसद है कि आप आवाम को क्या कहेंगे कि किन सेक्टर्स को आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान इस सेक्टर में ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो उसमें सरमायाकारी हो रही है? देखिए इस साल जो हुआ है, आपने कहा कि बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि इंडस्ट्री की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर भी अच्छा ग्रो हुआ है। इसका सीमेंट में अभी जिस तरह भी डेवलपमेंट हुआ है सीमेंट सेक्टर नहीं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करें 2026 में ये ग्रो होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, डिमांड बढ़ी है। अब दोबारा जो है कहते हैं ये लकी रहेगा इस दफा कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो सीमेंट, सरिया, बिजली जो भी है, बजरी वगैरह जितनी भी जो है चीजें हैं वो इस दफा ग्रो कर सकती हैं। अच्छा, आपकी एक्सपेक्ट मतलब कि सीमेंट की जो एक्सपोर्ट बढ़ी है ये कम हुई? सीमेंट की मतलब उस तरह से नहीं बढ़ी थी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब जैसे अफगानिस्तान से हमारा कनेक्शन बंद हो गया। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि एक स्टॉक मार्केट में शेयर है, मिसाल के तौर पर XYZ को शेयर है, उसको उसकी रेट को कैसे आप फिक्स करते हैं कि भाई ये इसके रेट ये होना चाहिए, और फिर उसमें ग्रो कैसे होता है कि क्या उस इदारे की तरक्की के साथ साथ उसके स्टॉक की कीमतें बढ़ती रहती हैं? क्या तरीके का? देखिए इसका मैकेनिज्म ये होता है कि जो कंपनी अच्छा रिजल्ट ऑफर करती है तो उसके फिर शेयर होल्डर भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और उसमें अच्छा जो पे आउट देती है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और इंटरेस्ट इसलिए आता है कि जैसे कि सीमेंट की सेल बढ़ी और फिर किस रेट पे सीमेंट के रेट बढ़े, इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इनकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, जो लेवरेज पे या मॉर्गेज पे काम करती है सीमेंट। जो आप लोग मसनूई तौर पर बढ़ाते हैं उसके रेट? नहीं, मसनूई नेचुरल बढ़ता है, डिमांड एंड सप्लाई पे है। कुछ कंपनीज में होती है स्पेकुलेशन होती है, मार्केट मामले में थोड़ा सा लोग जी बिल्कुल स्पेकुलेशन होती है कुछ कंपनीज में, लेकिन ये कि बहरहाल जो हमारा मैकेनिज्म तो ये है। तो पीआईए के शेयर बढ़े? पीआईए ऑलरेडी इतना बढ़ चुका था, और अभी ये समझ नया जो है उनका बायर आया सेटअप जो आया, लेकिन इट विल टेक टाइम ना, 2 साल 3 साल तो उसको स्टैब्लिश समझने में लगेंगे। इसके बाद ये अगर प्लेन बढ़ाते हैं अपने, फिर वो स्टॉक मार्केट जो भी हाई दिन जा रही है, खित्ते की तमाम मार्केट के मुकाबले में बहुत अच्छी पोजीशन है। इंडिया तो बिल्कुल कोलैप्स हुआ है। वो सुना मैंने कि ट्रम्प साहब ने कह दी कि 500% लगा देंगे। जी बिल्कुल 500%। ये जब से कल से आया तो 500% लगा भी माइनस हुई, और आज उनकी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो क्रैश हो गई।
तो कहने का मकसद है कि हमारी जो ऊपर जा रही है इसकी क्या वजूहत है, जबकि हमारे यहाँ दहशतगर्दी भी है, कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग का भी मसला है, अमन अमान भी है, इसके बावजूद क्या मसला है, वजूहत क्या है? देखिए, ये दिसंबर का महीना था तो इन्वेस्टर जो थे थोड़ी सी डल एक्टिविटीज थी और म्यूचुअल फंड भी थोड़े ठंडे थे और फाइनेंशियल जो इदारे हैं वो उनकी भी एक्टिविटी नहीं थी। जैसे ही नया साल शुरू हुआ तो म्यूचुअल फंड इज द मेन, मतलब जो जिनकी वजह से बढ़ी है। म्यूचुअल फंड से बहुत पैसा आया मार्केट में, लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया, इंडिविजुअल भी बहुत आगे। नंबर ऑफ इन्वेस्टर की तादाद पहले 2.5 लाख थी तकरीबन, आज से 2 साल पहले 30 साल पहले बात करें, अब वो 5 लाख तक पहुंच गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,500 अरब था, 19,500 अरब तक पहुंच गया। और आपने देखा कि मार्केट 1,15,000 थी अगर पिछले साल की बात करें। जो क्लाइंट है, जो सारिफ है, जो स्टॉक शेयर खरीदता है, उसका रिस्क जो है कम हो गया, मतलब अब उनका एतमाद बढ़ा है। जी बिल्कुल, इन्वेस्टर का, क्योंकि हाईएस्ट रिटर्न दिया आपने। बैंकों की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें, प्राइवेटाइजेशन 20 साल हुई, बड़ा 20 साल बाद ये प्राइवेटाइज हुई है। मतलब हम पहले बातें करते थे होगा नहीं होगा, बट ये एट द एंड हो गया, बड़े अच्छे तरीके से हुआ, सॉफ्टली तरीके से हुआ। हाँ, लेकिन ये कि उसमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजरों के। वो कह रहे थे कि कल ज़ुबैर मोती वाला, हमने उसको कहा था कम करने के लिए, इन्होंने उसको फ्रीज कर दिया, यानी कि अब ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। इसमें सर ये है कि आपका जो एक तरह से गवर्नमेंट का जो नुकसान हो रहा था हर मंथ, हर साल की बात करें तो वो अब खसारा नहीं होगा, अब मजीद जो है अच्छी। खसारा क्या होगा? सर्दियों में तो रेट बढ़ जाते थे, इसलिए कि जो आपके नॉर्दर्न एरिया है आपका, उसके अंदर सर्दी इतनी पड़ती है कि जनाब अली कि वहाँ गैस की कंज्यूम बढ़ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि चले गवर्नमेंट ने भी शायद सनअतकारों और ताजरों के प्रेशर पे ये किया होगा, लेकिन बिजली की कीमत जो बढ़ गई है 1.38 रुपये, तो पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का। जी सर, शहजाद डेडी साहब, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान की मईशत को कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे नहीं बिल्कुल थैंक यू सर, आप काबिल आदमी है सर। बहुत शुक्रिया। पहले मैं थोड़ा सा अपना एक अर्ज कर दूं, वैल्यू एडिशन। देखिए, मैं अगर यूरोप की मार्केट में बैठा हुआ हूँ और मैं इंपोर्ट करता हूँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया, तो मेरे नज़दीक क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है और प्राइस भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो कंट्री मुझे बेहतर क्वालिटी दे रही है और अच्छी प्राइस पे, कम प्राइस पे दे रही है, मैं ज़ाहिर है उसके पास जाऊंगा। बिल्कुल सही। तो मैं पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं आऊँगा? क्योंकि मुझे क्वालिटी भी कंपैरेटिवली अगर मुनासिब भी मिलती है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, या तो लो क्वालिटी मिलती है। सवाल ये है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि लो क्वालिटी भी है और प्राइस ज़्यादा है? उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है बहुत सारी चीज़ों में। हम जानते हैं कि हम बहुत बड़े फुटबॉल के एक्सपोर्टर हैं। अब फुटबॉल जो है उसकी जो वैल्यू है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो वैल्यू होती है $1, $2, मैक्सिमम $3। यही फुटबॉल जो है जब ये यूरोप में चला जाता है तो उस पर अप्लाई करते हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के बाद उसी फुटबॉल की वैल्यू बन जाती है $50। इसका मतलब हमारा जो $1 का फुटबॉल है उस पर वो वैल्यू ऐड कर देते हैं $49। कौन करता है वैल्यू? जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी है, खासतौर पे यूरोप, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है। डॉक्टर ये टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल आपके जो फुटबॉल है, जब ये टेक्नोलॉजी अप्लाई होगी तो टेक्नोलॉजी उसमें क्या चीज़ से डालते हैं? जी, वो नैनो टेक्नोलॉजी जब आएगी तो फुटबॉल सेफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वो टेक्नोलॉजी अप्लाइड नहीं है, हम उससे खेलते हैं तो चोट ज़्यादा लग जाती है। अच्छा। तो जो फुटबॉल आप देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप में, तो उसमें वो अप्लाइड टेक्नोलॉजी होगी, तो जब वो खेलते हैं एक दूसरे को लगती भी है तो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता उससे। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू एडिशन है टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी वैल्यू। अच्छा, इसी तरह से जो इन्होंने बात की, थोड़ा सा मैं इस पर फर्दर सब्सटेंशिएट करूँगा कि हमारी कॉस्ट क्यों ज़्यादा है। अगर हमारे ये टैक्सेस के रेट अगर इंटरनेशनल आपके जो अगर हम बात करें जो यूएस ने लगाए 19%, पहले वो ज़्यादा थे फिर कम हुए, हमने बड़ी खुशियाँ मना ली जी। तो 19% हमारा काम है खुशियाँ मनाना। तालिबान अफगानिस्तान पे आए तो हमने खुशियाँ मनाई और आज हम रो रहे हैं। हम गालिबन इस पे भी खुश हो रहे हैं कि इंडिया पे 500% होगा। अब वो कितने अरसे के लिए होता है, एक्चुअल में होता है नहीं, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो तो धमकी दी उन्होंने। तो सिर्फ हम इस पे ना न्यूज़ पे खुश हो जाते हैं, और न्यूज़ पे ऑप्टिक्स की वजह से समटाइम ये स्टॉक मार्केट में भी आपको नजर आता है कि अच्छी न्यूज़ आ गई तो सेंटीमेंट्स की वजह से उसका इम्पैक्ट नजर आ गया। बट वो रियलिटी हमें देखनी पड़ेगी, हमारी कॉस्ट क्यों ज़्यादा है। देखिए, हमारी एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, गैस हमारी बहुत महंगी है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी बहुत ज़्यादा महंगी है। ये डबल से लेके 4 टाइम्स ऑफ द प्राइस है जो कि बाकी रीजन में, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया, तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट है। फिर हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग पहले थी 22% एक साल पहले, अभी है 10.5 भी बहुत ज़्यादा है। रीजन में ये कॉस्ट है 2%, 3%, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये एक ह्यूज कॉस्ट है। तो एक तरफ हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, एक और वजह है जो अभी दोनों ने डिस्कस नहीं की, वो है हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। लेबर जो है वो स्किल्ड नहीं है, और लेबर जो है वो हड आराम है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड। नहीं, मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जी कि मिन हैसल कौम हम सारे हड आराम हैं जी। आप सिर्फ लेबर की बात ना करें, मिन हैसल कौम। बात यह है कि आपने लेबर की बात की ना, हकीकत है लेबर अगर स्किल्ड होगी
तो आपकी लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपके यहाँ लेबर सस्ती इसलिए उसकी आरओआई ज्यादा होगी, जो स्किल्ड लेबर होगी वो बेहतर प्रोडक्ट निकाल के देगी, तो मेरी जो पर आइटम कॉस्ट आएगी वो कम आएगी। नहीं, इसमें एक चीज और भी है, मैं ऐड कर दूं थोड़ा सा, मैंने तो खुद मुशाहिदा भी किया ना। एक तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या जो गारमेंट इंडस्ट्री है, इनकी मशीनें भी पुरानी हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है, मशीनें पुरानी हो गई, वो आपको प्रोग्रेस नहीं देती, वो प्रोग्रेस नहीं देती। कॉस्ट ऑफ डूइंग अपनी जगह है, लेकिन ये कि उस मशीनरीज की जगह नई मशीनरीज आनी चाहिए ना, वो नहीं आ रही। उसके लिए फाइनेंस नहीं है, इनके फाइनेंस नहीं है, उसके लिए फाइनेंस नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, विशेष सर्कल चलता है जी। एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, ये एक पूरा सर्कल चलता है। बिल्कुल। फिर आप ये देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ज्यादा है और ये सारा जो पैसा जा रहा था 22% की वजह से सारी लिक्विडिटी बैंक्स की तरफ चली गई थी। बैंक्स का काम था डिपॉजिट्स पकड़े और फिर गवर्नमेंट को दे दें। तो बोरोइंग तो गवर्नमेंट कर रही थी ना, गवर्नमेंट बोरिंग कर रही थी। बैंक्स के पास तो है ही नहीं इन लोगों को पैसे देने के लिए। जो पब्लिक की जो लिक्विडिटी थी वो बैंक्स में जा रही थी। जी बिल्कुल। अब वो बैंक से निकल के अब वो स्टॉक मार्केट में जा रही है। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने की ये बहुत बड़ी वजह ये है कि 22% जो इंटरेस्ट था लोग वहां जा रहे थे। जी, इसी तरह म्यूचुअल फंड में लोग डेट फंड में, इक्विटी और मनी मार्केट फंड में जा रहे थे, अब वो इक्विटी फंड में जा रहे हैं, उनको माना मिल जाता है। जी। दूसरा ये देखिए आप, जो रिटर्न जिस तरफ होंगे ना, लोग ज्यादा रिस्क देने के लिए तैयार होंगे। आज भी इक्विटी में रिस्क ज्यादा है, मैं नहीं कहूंगा रिस्क कम हो गया, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा दे रहा है ना। दूसरी तरफ उनको रिटर्न नहीं मिल रहा। आज आप फिर बढ़ा दें, 22% कर दें, 25% कर दें, ये सारा पैसा अगेन निकल जाएगा स्टॉक से और फिर चला जाएगा आपके। अगर आप देखिए लिक्विडिटी कम हुई बैंकों की, सब कुछ हुई, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप ये देखें कि फिर ये एलसी खोलने के लिए जब ताजिर जाता है बैंक के अंदर तो वो कहते हैं डॉलर नहीं है जी, ये डॉलर नहीं है। मतलब ये कि बैंक्स भी तो फिर मतलब कि कुछ दो नंबर ही कर रहे हैं। मतलब ये कि वो ब्लैक मार्केटिंग, डॉलर ना होना एक बड़ा मसला हमारा पाकिस्तान का है ना। वो हमारा एक्सटर्नल एक दुकान है, पहले एक दुकान के अंदर का पैसा है। अब हम बात कर रहे हैं जो बाहर वालों को पे करना है। बाहर वालों को पे करने के लिए हमेशा से मुश्किलात में रहे हम। वो डॉलर जनरेट करने के लिए आपको एफडीआई लानी पड़ेगी, आपको एक्सपोर्ट्स करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट्स आपकी काम से एफडीआई तो मुश्किल है। एफडीआई भी जो है उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया ना। आपके पीएनजी से चले गए, पीएनजी आपका चला गया, चला गया, मेरे ख्याल है कि वो भी चला गया, 2-3 और भी चले गए, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ऐसा ही है ना। तो आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। आप बांग्लादेश में देखें, दुनिया भर के जो ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हालांकि उनके हालात देखिए कितने सियासी खराब हैं इसके बावजूद। चलें, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आएंगे तो यकीन तौर पर हम अपने मेहमानों से मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वेलकम बैक करता हूँ दोबारा में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाने से पहले, वक्फे में जाने से पहले जो है हमने जो गुफ्तगू की, मेरे 3 मेहमान यहाँ मौजूद हैं जो कि ऐसी गुफ्तगू की है कि मैं समझते इकोनॉमिक के जो कोई भी स्टूडेंट होगा, जो कि इकोनॉमिक के स्टूडेंट है, इकोनॉमिक पढ़ रहा होगा, उसको इससे बड़ी जो है वो मदद मिल सकती है। और बाकी सबसे जो अच्छा तज्जिया किया मैं समझता हूँ शहजाद डेडी साहब ने जो कहा, इन दोनों की जो हमारे एक्सपोर्टर जनाब जुनैद रहमान साहब PMA के, और इसके अलावा जिब्रान साहब ने, इनकी गुफ्तगू कुछ इस तरह उन्होंने काउंटर किया, उन्होंने एग्री किया, और जो भी उन्होंने इंटरल जो दिया मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा था और इकोनॉमिक के स्टूडेंट के लिए बड़ा फायदेमंद होगी ये चीज़ें। बहरहाल हम गुफ्तगू से जारी रखेंगे, लेकिन मेरे साथ लाइन पर मौजूद है जनाब आतिफ इकराम शेख साहब, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर हैं ये। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सॉरी सर, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आज आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, आप बड़े मसरूफ थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मुझे टाइम दिया। आतिफ साहब, हम यहाँ बैठे हैं लाइव प्रोग्राम में, मुझे एक बताइए कि सिंपल सी बात है कि 2025 कैसा रहा और 2026 से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए 2025-24 तो काफी डिफिकल्ट रहा, 25 भी इतना स्मूथ नहीं रहा, बट ये है कि समझता हूँ मैं कि जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इंटरेस्ट रेट में कमी, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में कमी, IPPs के कॉन्ट्रैक्ट रिविजिट, तो मैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, मैं समझता हूँ कि चीजें इंशाल्लाह दिस ईयर विल बी बेटर। मतलब ये कि आप समझते हैं कि 26 जो है उससे बहुत पूरी उम्मीद रहना चाहिए? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही? एक्सपोर्ट एनर्जी एंड द इंटरेस्ट रेट। एनर्जी हमारे रीजन में 6-7 सेंट है, हमारी 13 सेंट है। हमारी मेन इसी तरह गैस की प्राइसेस हाई हैं और उस वजह से हम compete नहीं पा रहे। पिछले कई सालों से वही 38-37 बिलियन इस पे रुकी हुई है और ये इस पे हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पर इसको हम नहीं बढ़ा पाएंगे जब तक एनर्जी एंड द इंटरेस्ट रेट में कमी नहीं हो। मेरा ख्याल है कि आतिफ इकराम साहब, आज स्टेट बैंक से
जो आपके फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से जो एक रिपोर्ट आई, उसमें तो तकरीबन आप ये समझिए कि तकरीबन अच्छा खासा इजाफा हो गया है। 19.7 फॉरेन रेमिटेंस काफी आ रही है। हाँ, काफी आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि ओवरसीज का पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो पॉलिसी है, इस पे काफी एतमाद नजर आ रहा है। जी, एतमाद है। तो देखें ना, आपकी स्टॉक मार्केट, बाकी आपकी चीजें, इंडस्ट्री भी दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गई है। एम्प्लॉयमेंट इसमें फेडरेशन जो है तवानाई की, मतलब ये कॉस्ट ऑफ ड्रिंक को कम करने के लिए SIFC से जो आपने बात की थी, प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, तो क्या मतलब ये कोई नतीजा तो नजर नहीं आ रहा? नहीं, वेरी दे आर डूइंग लाइक वेरी हार्ड, एंड मैं समझता हूँ कि प्राइसेस को दोबारा इसको सिंगल डिजिट में हमारा इंटरेस्ट रेट भी आ जाएगा और बिजली की प्राइसेस में भी वाक़ई कमी होगी। ये 9 सेंट जो हमारा है, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें 7 सेंट कर दें, 9 सेंट कर दें, तब भी हम इनको 100 बिलियन कैसे होगा? अभी तो जनवरी की पहली तारीख से 1 रुपये 38 पैसे बिजली की कॉस्ट बढ़ा दी इन्होंने। वो बढ़ा दी है, बट हम अगर यही प्राइस बढ़ाएंगे या कांस्टेंट भी रखेंगे ना, तब भी एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ सकती। और लोकल फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, लोकल इंडस्ट्री जो एग्जिस्टिंग है वही नहीं चल पा रही। अच्छा, दूसरी बात यह कि 6 महीने के लिए गैस के जो प्राइसेस को उन्होंने फ्रीज किया है, ये सही फैसला है? मैं समझता हूँ इसको फ्रीज नहीं करना चाहिए था, इसको ग्रेजुअली कम करना चाहिए था। कम करना चाहिए था, मतलब फ्रीज करने का मतलब ये ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। हाँ, ये गलत, ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इसका खैर मकदम नहीं करती। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब आतिफ इकराम शेख साहब, थे सदर थे ये FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। गुफ्तगू जो की वो बहुत सही थी। मैं दोबारा जो है अपना जुनैद रहमान साहब को जानेंगे, बड़ी खामोशी से उन्होंने सुनी है गुफ्तगू। अब ये इनसे पूछ लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि जुनैद साहब के हेम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, ये शुरू होने वाली है, इसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट तो करता ही हर साल ही। ये कितना फ्रूटफुल होता है पाकिस्तान की मईशत के लिए या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए? बिल्कुल। इस बात का सवाल का जवाब देने से पहले मैं दोबारा एक बात पे पीछे आना चाहूँगा। हाँ। आप जिस जाविये से पूछेंगे, जिस कारोबारी से पूछेंगे, जिस सेक्शन से पूछेंगे, आपको एक ही आवाज आएगी, एनर्जी। हाँ, नहीं, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, सारी चीजें एनर्जी। आप ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का दायरा एक एनर्जी का बड़ा पार्ट है। दूसरी बात ये है कि आपने अभी क्वालिटी की बात की। इंडिया ने $5 बिलियन का पैकेज दिया अपने एक्सपोर्टर के लिए, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के लिए, इस सस्टेन करने के लिए कि वो मार्केट लूज ना करे अपनी। उसने ये नहीं देखा कि कौन लो, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, कौन लो क्वालिटी बना रहा है, कौन मीडियम, कौन हाई। ये एक अलग बहस है। असल चीज ये है कि उन्होंने मार्केट लूज नहीं करनी थी अपनी। ठीक है। तो आप जिस बात पे मैं आपकी निशानदेही करना चाह रहा हूं, वो ये करना चाह रहा हूं कि वी हैव टू बी फोकस्ड। हम जो बेच रहे हैं, जहां बेच रहे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए अभी जो हमारी जो सर्वाइवल का जंग हो गई इस वक्त, इस वक्त ये नहीं है कि हमें ग्रो करना है, इस वक्त हम बैक टू रिवर्स गियर में आ गए। 78 साल से तो सर्वाइव कर रहे हैं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है। दूसरी बात ये कि जब आप वो अडॉप्ट नहीं करेंगे प्रिंसिपल्स या वो प्रैक्टिसेस कह लीजिए, या वो जो, तो अल्टीमेटली पीछे रह जाएंगे। नहीं, आपकी बात से दुरुस्त है, मान रहा हूं आपकी बात मान रहा हूं कि हुकूमत की पॉलिसी बड़ा फर्क डालती है, बहुत डालती है। फिर उसके बाद आप तो मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये जो टेक्सटाइल में है, टेक्सटाइल जो आप लोग शरीक होते हैं, तो क्या फायदा होता है? ये हेम टेक्सटाइल जो है हर साल एग्जीबिशन होती है, एक होम टेक्सटाइल की वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन होती है हर साल जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में, और इस साल भी हो रही है। अब ये नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। इसकी मैं बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं आपको। ये आप कह लीजिए कि तकरीबन पाकिस्तान से कोई 300 के करीब पार्टिसिपेंट्स जाते हैं, एग्जिबिटर्स जाते हैं। जी, मुझे पता है कि बहुत। एंड हमारा इसमें हमें ऑनर है कि हमारी एसोसिएशन तकरीबन 30% लोग हमारी एसोसिएशन से जाते हैं, एग्जिबिट करते हैं वहाँ पे, जो है बड़ी नुमाइंदगी होती है हमारी जो है। अच्छा, ये जो है ना, ये एक बड़ा एग्जाम्पल है समझने के लिए आपके लिए। मेरे पास टाइम कम है, मुझे सिर्फ देखिए समझने के लिए कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये दुनिया वहाँ पे कम्पीट करती है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। टर्की से कंप्यूटर्स आएगा आपका, वियतनाम से आएगा, हर जगह से आता है जो टेक्सटाइल कंट्री है। उसका फायदा क्या होगा जब हम वहाँ पे कम्पीट कर सकेंगे। लास्ट ईयर भी एग्जीबिशन हुई, लोग गए, लोगों ने लाखों रुपए स्पेंड किए एग्जीबिशन के ऊपर, अपने इन्वेस्टमेंट की तैयारी की, मगर वो इफेक्ट्स नहीं मिले। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली देखें, जो इंडस्ट्री वाला है ना, जो आपके लिए मैन्युफैक्चरर है, जो एक्सपोर्टर है, वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, वो वहाँ प्रेजेंस शो कर रहे हैं अपनी, वो तैयारी भी कर रहा है, उसकी एक्सपेंस भी कर रहा है, जा रहा है, एफर्ट भी कर रहा है अपनी। अच्छा, गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है?
TDAP की तरफ से होती है, बिल्कुल होती है। उसमें कुछ आप कह लें उनकी सब्सिडी देते हैं वो स्टॉल्स लगाने के लिए, और उनकी सपोर्ट भी होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट द पॉइंट इज कि वो सपोर्ट जो है बड़ी वेलकम है, मगर जो असल चीज़ है ना जिसमें हमें कंपीट करने के लिए सपोर्ट चाहिए कि हम फॉर एग्जांपल एक हॉल में पाकिस्तान के स्टॉल हैं, एक हॉल में दूसरी मुल्क के स्टॉल हैं, जब वो बाहर आता है वो पाकिस्तान से प्राइस लेता है, उसी आइटम की प्राइस वो दूसरी शॉप में जाके देता है, उसको प्राइस 20% ऊपर मिलती है, 30% ऊपर मिलती है, वो कहाँ से मांग लेगा आपसे? तो बड़ी आप कह लें क्वालिटी में भी मतलब कि फर्क तो पड़ता है ना कुछ। सेम चीज की बात करो, फॉर एग्जाम्पल सेम प्रोडक्ट, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम सेम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर वही प्रोडक्ट जो है वो 20-30% उसको प्राइस हाई मिल रही है, तो आप मुझे बताइए इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड वो कैसे लेगा आपसे? बिल्कुल नहीं लेगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये चीज समझना जरूरी है कि हम इतनी एफर्ट्स हमारा जो तबका कर रहा है, कारोबारी तबका कर रहा है इसके लिए, हर साल करता है, तो उसकी रिजल्ट्स निकालना ये पॉलिसी के ऊपर। अच्छा, इसका मेरे में ये जो आप टेक्सटाइल करते हैं, हेम टेक्सटाइल हो गया या कोई भी टेक्सटाइल है, उससे ज्यादा तो आपके अच्छा आइडियाज होते हैं यार। आइडियाज का एक आप एग्जीबिशन करते हैं, अरबों डॉलर के आप जो है ना वो जहाज बेच देते हैं, आप बेच देते हैं, तो इसका मतलब ये कि डिफेंस सेक्टर, डिफेंस की जो सेक्टर है वो ज्यादा तरक्की कर रहा है। क्या कहने के पाकिस्तान में क्या अमेरिका और रूस की तरह जो है वो डिफेंस की तरफ ही जाएगा? असल में क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वॉल्व नहीं हुआ अभी तक उस तरह जिस तरह होना चाहिए है। जिस तरह कुछ चीजों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, डिफेंस में भी जिस तरह अब एआई है, एआई को जो एंटर किया है आर्मी ने, तो उसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है। आप कह लें कि जिस तरह से और शोबों में उस तरह अभी इतनी उसके साथ नहीं है, बट दैट पॉइंट इज कि डेफिनेटली दैट इज अ वे फॉरवर्ड। 4 से $4.5 अरब लीबिया से उन्होंने मायदे कर लिए, उधर सूडान खड़ा है, अमेरिका खड़ा, वो क्या कहते हैं मिडिल ईस्ट के दीगर कंट्रीज खड़े हैं, बांग्लादेश आ गया लेने के लिए। तो इसका मतलब है कि इस मीन क्या कि उन्होंने सिर्फ एक आइडियाज करते हैं वो, और इससे वो जो है वो ह्यूज एक्सपोर्ट शुरू कर देता है। तो मेरे ख्याल है कि टेक्सटाइल से तो ज्यादा बढ़ ही जाएगा डिफेंस। अच्छी बात, बहुत अच्छा है जी जिब्रान साहब। टेक्सटाइल ये जिस तरह के मुख्तलिफ चीजें जो आपके शेयर्स होते हैं मार्केट में जाते हैं, तो डिफेंस के हवाले से कुछ बताइए ना कि क्या स्टॉक मार्केट में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है? लेकिन हमारी जो मार्केट बहुत लिमिटेड है, देखा जाए तो 100 इंडेक्स की बात करें, जैसे मिसाल राफेल गिर गया, जी राफेल गिर गया फ्रांस का, उनके स्टॉक के रेट गिर गया, तो क्या हमारे JF-17 या दूसरे जो भी डिफेंस प्रोडक्ट है वो स्टॉक में आते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही लिमिटेड कंपनीज हैं जो कि स्टॉक में लिस्टेड हैं। हाँ। तो लेकिन मेन तो है, आप देखें राफेल जैसे है इंटरनेशनली जो था उसका एक तैयारा था तबाह हुआ, तो मतलब आप JF-17 भी हमारा इंटरनेशनली है। जी बिल्कुल। तो फिर तो वो इतना खास पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इतना फर्क नहीं है, बहुत लिमिटेड कंपनीज इक्का दुक्का जो है वो लिस्टेड है। मतलब बट डिफेंस सेक्टर से भी तो कोई भी इतने ज्यादा लिस्टेड नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। उसकी वजूहत क्या है? काफी रेगुलेटेड है, लिमिटेड है, काफी लिमिटेड और रेगुलेटेड, और रेगुलेशन बहुत है। नहीं, रेगुलेशन की वजह से या चूंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर अभी तक इन्वॉल्व पूरी तरह नहीं हुआ, इसकी वजह से हो रहा, क्या ये वजह है? इसको टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि अभी जो जिस तरह इनकी रेगुलेशंस हैं, स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस है, तो वो उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, हेजिटेट भी हो रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा सर इसमें हो जाएगा। इसलिए कि बहरहाल एक रिस्क वाली बात भी होती है ना कि फंड जो आज स्टॉक की काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहरहाल मेरा अपना ज़ाती राय है कि स्टॉक मार्केट में जो 5 लाख तक जो आप लिस्टेड कंपनियां आई, तो ये भी सारी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके आई होंगी ना, तो इसमें कितनी कंपनियां अब तक आप समझते हैं कि जो कि बंद होने के करीब हैं या ग्रो हो रही हैं? देखिए, इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है हमारे यहाँ मतलब स्टॉक में जो लिस्टेड है वो तकरीबन 600-700 कंपनियां हैं तकरीबन, तो उसमें भी तकरीबन एक्टिव कंपनियां हैं 400-500 तकरीबन, जिसमें उससे भी नीचे लेकिन उसमें फिर भी अब तो एक्टिविटी आना शुरू हुई है 2026 में, इससे पहले तो इतना नहीं था। हाँ, ये तो अब कुछ कंपनी नए IPOs भी आ रहे हैं, वो भी इंजेक्ट हो रहे हैं। अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 में तकरीबन 7 IPOs हैं, और 2026 में हम एक्सपेक्ट करें कि 15 से 20 IPO आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पाइपलाइंस में है कुछ कंपनीज, और जैसे ही अप्रूवल मिलेगी वो मार्केट में आ जाएगी। अच्छा, ये इंडेक्स जो 1,84,000-85,000 चला गया, आप क्या समझते हैं 2 लाख क्रॉस कर जाएगा? आज तो मंदी थी, आप क्या? ये सबसे पहले क्लैरिफाई, 1100 पॉइंट कम हुए। जी सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं, ये 100 इंडेक्स है, ये कॉम्बिनेशन है 100 कंपनीज का, टॉप 100 कंपनीज है, तो उसमें अप या डाउन होता है। तो 30 इंडेक्स जो है आपका 30 कंपनीज का है, तो मतलब मेजर 100 कंपनीज में ही काम हुआ है, तो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो इंडेक्स है वो 187 तक भी गया था। नहीं, आपका 30 इंडेक्स भी तो ऊपर जा रहा है, 30 इंडेक्स में भी काफी ज्यादा हम लोग जो देखते हैं वो 100 इंडेक्स ज्यादा फेमस है, मतलब पॉपुलर में ज्यादा 100 इंडेक्स है, लेकिन चूंकि हम इकोनॉमिक के एक रिपोर्टर भी हैं और हमें डिफरेंट कैटेगरीज बना दी, 100 इंडेक्स, 30 इंडेक्स देखना पड़ता है वगैरह। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कल मैंने आसम राखा साहब से ये पूछा था, भैया ये धोखा है या हकीकत है
जो जितना ऊपर जा रहा है ये धड़ाम से नीचे ना आ जाए। सर बिल्कुल, ये तो कैलकुलेटेड है कि 100 कंपनीज है, उनका एक रेशियो रखा हुआ है कि ऑयल एंड गैस का, फर्टिलाइजर का। साहब ने आपके कहने पे शेयर खरीद लिया और पता लगा आपके दूसरे। लेकिन सर आपको क्या आम आदमी को उससे फर्क नहीं पड़ता, कहने का मकसद ये कि एक आम आदमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के नहीं पड़ता। एक मुझे याद अच्छा PIA के शेयर बिके थे मेरे ख्याल में 10 रुपए में, जब इनिशियल हुआ था 10 रुपए हुआ, वो 50, 60 या 70 तक गया, फिर दोबारा आ गया 10 पे। फर्क पड़ता है क्यों नहीं? एक आम आदमी ने जिसने शेयर लिया हुआ उसको फर्क पड़ता है। नहीं कर रहा मैं, जनरली जो एक कहते हैं ना कि इकोनॉमिक बैरोमीटर है, तो जैसे फर्ज करें अगर 10,000 20,000 पॉइंट घटते भी हैं तो भी आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता, जो कि मार्केट में नहीं है। हमारी जो पॉपुलेशन में तो 5 लाख इन्वेस्टर्स हैं, इनके अलावा जो है लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ना तेजी में ना मंदी में। हाँ, तो वो कहने का मतलब लोग वो कहता है कि इतना नुकसान हो गया, मतलब 5 लाख या 4 लाख अभी जो है 5 लाख में से भी 1.5 से 2 लाख एक्टिव है, तो जिसमें जो का ट्रेड करते हैं तो उन्हीं को ही फर्क पड़ता है। वो कहते हैं कि आए चुंदरी पे कि चाइना बम फटाका फट जाए ना तो 100 पॉइंट गिर जाते हैं। पहले होता था सर एक टाइम पे जब ये चीजें होती थी। मतलब मुझे याद है मैंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों का, मैंने कहा आप लोग क्यों नहीं थे लिस्टेड? कहता है यार शाइन कॉम्प्लेक्स पे एक टाका पड़ता है या स्टॉक एक्सचेंज में जब बहुत सेंसिटिव मार्केट है, बहुत सेंसिटिव मार्केट। जी शहजाद साहब, जनाब आपने अच्छे तजज़िये थे। बात यह है कि डिफेंस के हवाले से हमने बात की, ठीक, क्या समझते हैं आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पाकिस्तान में डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब जो ज़्यादा मजबूत हो रहा है, इसलिए कि दीगर सेक्टर हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग की वजह से सारा कुछ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या हम डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट हो रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं मुस्तकबिल में? जी ये बड़ा मुश्किल और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहली चीज़ ये है कि क्या ये स्टॉक एक्सचेंज में आएंगे? मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि ये नहीं आएंगे। लिख के देने के लिए तैयार हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, नहीं आएंगे। पाकिस्तान में नहीं आएंगे, बाहर तो आएंगे ना? पाकिस्तान में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बाहर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो नहीं चाहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है पब्लिक मनी, मैं ये कुछ कंट्रोल, कुछ इन्फ्लुएंस आपका पास ऑन होगा। 10% देंगे तो 10% पे छोटा सा कंट्रोल, 20% तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, मजीद जाएंगे तो कंट्रोल आ जाएगा। ये क्यों देंगे? डिफेंस वाले पब्लिक को कंट्रोल कैसे देंगे? अपनी चीजों का कंट्रोल पब्लिक दुनिया के धीरे जो पाकिस्तान में नहीं होगा। दुनिया भर के डायनामिक्स डिफरेंट है, यहाँ के डायनामिक्स डिफरेंट। सो ये नहीं आएंगे, पहली बात। दूसरा ये कि क्या ये सारी प्रोडक्ट्स हमारी क्या एक्सपोर्ट कर सकेंगे? क्या हम ऐसी भी चीजें होंगी जिसमें आके दिखाना हो जाएगा दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स को, तो क्या वो चाहेंगे कि हम वो आइटम्स एक्सपोर्ट करें? माशाल्लाह ये कि आप ये देखें कि जो डील हो रही है इनके डिफेंस की, तो वो जी तो उन कंट्रीज से हो रही है। पाकिस्तान की मईशत तो मजबूत हो रही है। इवन के इसहाकदार ने यहाँ तक कह दिया हमारे फजील खाजा ने कि 6 से 7 बरस में जो है ना हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि हम IMF को खुदाफिज कर देंगे। उसके बाद आप एटम बम एक्सपोर्ट कर सकेंगे या उसकी टेक्नोलॉजी कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो बहुत सारे आइटम है जो आप नहीं कर सकेंगे। कुछ आइटम्स आप कर सकेंगे, कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो कि आपके कंपटीटर बहुत ज्यादा वहां पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप वो आइटम्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे जो US कर रहा है, जो चाइना कर रहा है, आपसे बेहतर प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो वो आपकी उस रेंज में जाएंगे तो लेकिन इस वक्त तो लेकिन यस मैं समझता हूँ एक बीच में एक रेंज है, एक नीश आप डेवलप कर सकते हैं ना। वो आइटम्स जो कि आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते ना, आप उनको चैलेंज करें, आप अपनी एक नीश बना लें और उन कंट्रीज को चुन लें। लेकिन इस वक्त पैसे भी हैं, इस वक्त एक्सपोर्ट में सबसे स्ट्रांग जो आपका सेक्टर आया है वो डिफेंस और क्यों आया है उसकी वजह था जो 9-10 मई को जो हमने इंडिया के साथ किया, तो उसका एक बहुत बड़े, उसके भी अगेन वर्ल्ड वाइड ऑप्टिक्स हैं और बहुत अच्छे ऑप्टिक्स हैं जो हमारे फेवर में। और मैं समझता हूँ कि 2025 में जो सबसे बड़ी हमारी जो अचीवमेंट है, ये जहाँ पे आपको लगता है कि वहां से इकोनॉमी का एक जो नया एक पिला के आपके ऊपर की तरफ गए, वो मेरा ख्याल है 9-10 मई है। 100%। इसके बाद ही सारे डायनामिक्स सियासी तौर पे भी ना, सियासी तौर पे भी, इकोनॉमिक तौर पे भी देख लेना, सियासी तौर पे भी देख लेना। वरना सऊदी अरब और UAE आपको $1 अरब के लिए नाकस से जो वो लकीर खिंचवाते हमें इज्जत भी बहुत मिली है दुनिया भर में। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि जो कह रहे थे कि जो कंट्रीज कह रहे थे कि हम गजा नहीं चाहते कि गजा बन जाए, आप इंडिया से जंग ना करें, आज उनके दरमियान झगड़ा हो गया। देख लेना, उनके दरमियान झगड़ा हो गया और आज पाकिस्तान एक सालिस के तौर पे दरमियान में मौजूद है। ठीक है ना, ये बात तो सही। अच्छा, एक फैक्टर मैं ऐड करना चाहूंगा। आप ये देखना चाह रहे हैं कि क्या कौन सी ऐसी पोटेंशियल हमारे पास है कि 2026, 27, 28 में जो मुझे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट लग रहा है। मेरे ख्याल से हमें मेहनत करनी चाहिए IT एक्सपोर्ट्स पे। AI हो गया, ब्लॉकचेन हो गया। आज मैं आपको बता रहा हूँ, इनसाइड इन्फो दे रहा हूँ, हमारे पास ब्लॉकचेन में एक से एक बंदा है। इवन इंडिया में जो काम आ रहा है वो पाकिस्तान में आउटसोर्स। तो IT आपका तो एक्सपोर्ट बढ़ गया ना, $3 अरब हो गया है। बिल्कुल बढ़ गया, लेकिन ये 3.8 बिलियन तक रुकना नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए 50 बिलियन, 100 बिलियन, $200 बिलियन, $300। और हमारा पोटेंशियल है। अब सवाल है कि क्यों नहीं बढ़ रहा।
नंबर एक, हमारा जो अच्छा बंदा है या तो वो बाहर चला जाता है, जो IT वाला है। दूसरा, वो उसको बाहर से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, वो रिमोट वर्कर कर रहा है। तीसरा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन नहीं है। जैसे इनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ये मसला है कि हमेशा रोते रहते हैं कि एनर्जी प्राइसेस और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। यहाँ पे क्या मसला है? यहाँ मसला है बहुत बड़ा एक इंटरनेट का। जब देखो कुछ भी हो जाए दुनिया में हो जाए, इंटरनेट बंद कर देते हैं और ऑप्टिक्स बहुत खराब है। नहीं, जो मार्च में स्पेक्ट्रम की नीलामी की बात, तो आपके पास 5G आ जाएगा इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन एक कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि चलो 5G आ गया, बंद नहीं करेंगे? कुछ भी होता है। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कुछ चूंकि अंदर की बात है कि मुल्क की सेफ्टी के लिए, डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ता है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी दहशतगर्द जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, मैं एक मिसाल दूं, इसमें से बंद करना पड़ता है। अगर आप इजाजत देते हो एक मिसाल दूं, एक बड़े से शानदार होटल में अच्छा सा बिजनेस चल रहा था, उसके अंदर एक सांप घुस आया। तो अब सब सांप ढूंढे, सांप मिलके ना दे उनको, सब सांप ढूंढ रहे हैं। फिर किसी बहुत समझदार आदमी ने मशवरा दिया कि पूरा होटल को जो है ना आग लगा दो, सांप जहां भी होगा मर जाएगा। तो जाहिर है कि सांप मर गया। यही काम हमने खालिबन इंटरनेट के साथ किया। नहीं, कुछ मजबूरी थी। मुझे अंदाजा हुआ कि जो हमें ब्रीफिंग भी दी गई थी, वो बताया कि उन्होंने वो जो वॉल लगाया, वो वॉल की वजह से, सेफ्टी वॉल जो लगाया, उस वॉल की वजह से स्लो हुआ। ठीक है जी। कुछ दहशतगर्दी का अंसर हमारे मुल्क में ज्यादा है। दहशतगर्दी या बाकी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम इंटरनेट को ही बंद कर देते हैं ना। ऐसा आजकल तो आपको हम होटल चला देते हैं। अभी वो लड़की पकड़ी गई, बलूचिस्तान से जो लड़की आ रही थी धमाका करने के लिए, वो जो पकड़ी गई है, उसने क्या कहा? उसने यही कहा ना कि सोशल मीडिया से मेरे जहनसाजी की गई, व्हाट्सएप पे मुझे बताया गया, आप वीडियो भेजी गई। तो आजकल जो दहशतगर्दी है ना, उसका स्टाइल तब्दील हो गया है। इसका मतलब इशू कुछ और है। इसका मतलब इशू कुछ कल्चरल है, इशू कुछ माइंडसेट। अब आप ये देखें ना, इशू ये है, देखें ना, इंटेलिजेंस इदारों ने इस पर कंट्रोल किया ना। कंट्रोल करने की वजह से देखें कि आपकी जो आपके दहशतगर्दी है उसमें कुछ कमी वाकई हुई है। और हकीकत में बताऊं कि आप जो 10 और 9 मई की बात कर रहे हैं ना, इंडिया से जो आप जीते हैं, तो टोटली तौर पे हम AI से जीते हैं या आपके क्या कहते हैं, इसका मतलब इट्स अ गुड थिंग ना। ये तो गुड अच्छी चीज है ना, गुड थिंग। इसको तो हमें और प्रमोट करना चाहिए। कुछ मजबूरियां हैं मुल्क की बका के लिए, जिसके लिए करना पड़ता है। इसलिए कि देखें ना, प्राइम मिनिस्टर आता है तो उन्होंने कोयटा की इंटरनेट बंद कर दिए। इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकता है? इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है, जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं हो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सही कह रहे हैं जी। मैं खरा एंड की तरफ हम जा रहे हैं। जुनैद भाई, जल्दी से बता दीजिए कि भाई के हुकूमत से क्या अपील करेंगे या क्या आप एक्सपेक्टेशन करना चाह रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी आर्म फोर्सेस की खिदमत हैं, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जब कमेंडेबल जॉब, और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इससे आगे भी इंशाल्लाह बेहतरी पाएंगे उनके हवाले से। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट के हवाले से मैं ये कहूँगा कि मेरा मैसेज है आपकी तवज्जो से कि वी शुड जस्ट फोकस ऑन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। हम अपनी किस तरह अपनी पैदावारी लागत किस तरह कम कर सकते हैं, बिजली, और खासतौर पे एक बात मैं ऐड करूंगा, टैक्सेशन। लास्ट 2 साल में बहुत ज्यादा टैक्सेशन का बोझ बढ़ा है इंडस्ट्री के ऊपर। देखें, एक बात में आप जरूर इसमें आप देखें कि SMEs जो है ना, वो क्रिपल हो गई हैं। आप समझे कि एक SME के ऊपर, जो कि एक आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, 49 to 50% टैक्स उसको देना पड़ रहा है अपनी रिटर्न के ऊपर। अब मुझे बताइए कि वो 50% टैक्स देने के बाद क्या इन्वेस्टमेंट करेगा और क्या एक्सपोर्ट करेगा? मतलब ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त, आपने टैक्सेशन का बहुत जबरदस्त बताया। और आई थिंक सो कि SMEs जो है ना, सबसे ज्यादा उनके तरफ। जिब्रान साहब, अब आपको क्या देंगे कि स्टॉक की तरफ जाए ना जाए? जी बिल्कुल जाएं, मार्केट में भी जाएं, और मार्केट और जिब्रान साहब से रब्ता करें। नहीं, बिल्कुल पोटेंशियल है, किसी से निस्बत भी कर सकते हैं, और भी मतलब काफी जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे रब्ता मतलब एतमाद करें स्टॉक पे। बिल्कुल स्टॉक पे एतमाद करें बिल्कुल, क्योंकि अभी जो 2026 में मैं देख रहा हूँ कि काफी नई कंपनी पाइपलाइंस में आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, और उसको एज बिजनेस की तरह। जल्दी से शहजाद भाई, जल्दी से 2 लफ्ज। मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ हुकूमत को जिम्मेदार ना ठहराएं, हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमारी इकोनॉमी में हमारे जो लोग हैं वो रेंट सीकिंग हैं। हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, शॉर्ट मुनाफा चाहते हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमें मुफ्ते में ना बिल्कुल घर पे बैठा बैठा पैसा मिलता रहे। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि सब इस माइंडसेट ईमानदारी से काम करें। बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक, ओके, थैंक यू। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अगर एक लाइन है जल्दी से बता दीजिए। वो ये है कि स्टॉक में जरूर आए और भी एसेट बिल्डिंग की तरफ जाएं, उस एसेट्स में जरूर जाएं जो आपको इनकम प्रोड्यूस करके दे। थैंक यू। 3000 का शुक्रिया, 3000 का शुक्रिया। कुछ वक्त की कमी थी जो सारे बातें नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी इनकी। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।